हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे 9 मंथ्स की स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए और कुछ आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, बेसिकली देखिए, मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा कि कोई फुल टाइम है या कोई जिसकी जॉब है उसको कैसे करना चाहिए। मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि 9 मंथ्स में आप चाहे कॉलेज एस्पिरेंट है, फाइनल ईयर वाले हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपको 9 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है और 9 मंथ्स में आपको कैसे अपनी प्रेपरेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने अलग अलग मंथ्स में प्रेपरेशन को डिवाइड किया है। देखिए, आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि अगर आप चाहते हो कि अगर अगले साल आपका सिलेक्शन हो तो आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% सिलेबस कंप्लीट करो, एटलीस्ट 70% तो आपको कंप्लीट करना ही होगा ताकि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। और उसके बाद आपके 3 महीने होंगे तो वहाँ पे आप फिर मेंस की जो 15-20% की जो कसर बची है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना होगा। और ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा इस टाइम पे कि सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ो। कन्फ्यूजन है ना बहुतों को कि एनसीईआरटीज़ कितनी पढ़े, सारी पढ़ें कि नहीं पढ़े, कैसे लेके चले। तो इसमें मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको रिगार्डिंग एनसीईआरटीज़। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को। देखिए, एनसीईआरटीज़ के रिगार्डिंग मैं बोलता हूँ अब इस टाइम पे फिर से एक चीज़ रिपीट करूंगा, प्लीज़ जो 2024 में दे रहा है, जो 25 में दे रहा है, 6 में दे रहा है, आप लोगों के लिए नहीं है स्ट्रैटेजी। ऐसा ना हो कि आप लोग भी बस ये एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। भाई, जिसके पास टाइम कम है उसको थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को कट करना पड़ेगा। अब जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो वो क्यों कट करेगा, समझ रहे हैं? तो ये 24-25 वालों के लिए नहीं है। अगर इसे फॉलो करोगे तो फिर मेरे को मत बोलना बाद में। ये सिर्फ उनके लिए है जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, कम टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एनसीईआरटीज़ अभी के फेज़ में मैं इतना एक चीज़ आपको बोलता हूँ जो 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि आपको एक काम करना है, वो ये कि एनसीईआरटीज़ सारी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। जैसे कि ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में 11th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12th की। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ज्योग्राफी में 11th-12th टच करनी है। 6th में थोड़ा सा बेसिक्स आप देख लेना, जो हमारा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, वो लाइंस के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में आपको सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी है, ओल्ड एनसीईआरटीज़, दैट इज़ इट। 6 to 10 आप स्किप कर सकते हो अगर बेस थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, ओल्ड में वही आपका जैसे बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, ठीक है, ये सारा ओल्ड एनसीईआरटीज़ ऑफ फॉर एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलिटी में आप 11th क्लास की करो, सफिशिएंट है। 11th क्लास की जो 2 किताबें आती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इकोनॉमी में आप 11th क्लास की पढ़ो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर देन सफिशिएंट है। और क्योंकि 12th वाले के नोट्स में अच्छे से दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नोट्स तो मैं सबके दूंगा खैर। और हाँ, जो बाकी बुक्स हैं जो यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके नोट्स आप पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और समरी ही नोट्स में नोट डाउन कर रखा है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक और इंपॉर्टेंट बुक है, वो है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है। साथ ही में एक और एनसीईआरटी आती है साइंस की, यानी कि 12th क्लास की बायोलॉजी आती है, उसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन है, इकोलॉजी वाला। तो लास्ट 4 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी। ये एनसीईआरटीज़ पे अभी आपको फोकस करना है, दैट्स इट। अब इन एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना है जरा ये भी जान लेते हैं। देखिए, अभी ऐसे मत करना कि अभी आप एनसीईआरटी ऐसे सीक्वेंस से पढ़ने लगे और 2-3 महीने एनसीईआरटीज़ को दे रहे हो, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है बहुत कम। मैंने फेज को डिवाइड किया है। देखिए, सितंबर अक्टूबर की बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा आपको यहाँ पे आप सीधे GS2 को टारगेट करो, सिंपल। ठीक है, यूपीएससी मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR ये सब आता है। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है। IR के लिए वैसे तो करंट अफेयर सफिशिएंट होते हैं, लेकिन मैं जो ये बच्चे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनके लिए मैं बोलता हूँ आप किसी भी कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। सोशल जस्टिस हो गया या गवर्नेंस हो गया, इनके आप नोट्स रेफर कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मोस्टली GS2 डायनेमिक होता है, करंट बेस्ड होता है, तो करंट में अगर आपकी कमांड अच्छी है तो मोर देन सफिशिएंट है। और यहीं पर GS2 पे आप पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ कवर कर सकते हो, सिंपल। अलग से नहीं आपको एनसीईआरटीज़ को टाइम देना है। GS 2 महीने चलाओ, सितंबर अक्टूबर, जितना सिलेबस हो सकता है कंप्लीट करिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नवंबर दिसंबर में आप टच करिए GS3 में आता है आपका इकोनॉमी,
यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है, इन्वायरमेंट आता है। बुक मैंने बताई है इकोनॉमी की बेसिक्स के लिए आपकी संजीव वर्मा सर की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए शंकर आइए सर की काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और साइंस एंड टेक हो गया। साइंस एंड टेक इज मोस्टली करंट अफेयर्स, तो अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो साइंस एंड टेक अच्छा कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हो। कोई भी कोचिंग के नोट्स जो आपको अवेलेबल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुश्किल से कुछ लिमिटेड पन्ना पेजेस के नोट्स होते हैं, ठीक है, एंड ईजिली आपको मिल भी जाएंगे और ज़्यादा कुछ कवर भी नहीं करना पड़ता और ये लगा लीजिए कि कम क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको आगे हम करेंगे अपनी मेंटरशिप में, तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और हाँ, नवंबर दिसंबर में भी आप जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो वो कवर कर सकते हो। अब बात आती है जैन फेब की। देखो जैन फेब में आप क्या कर सकते हो कि जैन फेब में आप टारगेट करिए GS1 को। स्टैटिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसको। इसमें आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल इश्यूज। बेसिकली हिस्ट्री में आपका एंशिएंट मेडिवल नहीं आता है, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा सोचना है। मेडिवल अगर कम पढ़ना चाहते हो तो कम पढ़ सकते हो। एंशिएंट भी थोड़ा सा, आर्ट एंड कल्चर साइड पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। यहाँ के लिए हिस्ट्री के लिए तो मोस्ट सफिशिएंट है ओल्ड एनसीईआरटीज प्लस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए अगर 11th-12th की एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ ली तो काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर और सोशल इश्यूज़ के लिए भी आप नोट्स रेफर कर सकते हो किसी भी कोचिंग के। मैं किसी भी कोचिंग के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बुक रेफर नहीं करनी पड़ती। आप किसी के नोट्स भी पढ़ोगे ना 40-50 पन्नों का, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। आपको इसमें जो सिलेबस है थोड़ा बहुत आपको डिटेल में पढ़ना है एंड काम चल जाएगा नोट्स से, क्योंकि नोट्स में हर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स मेंशन रहते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज तो कवर हो ही रही हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज के साथ में आप नोट्स अगर चाहो रेफर कर सकते हो। दैट्स इट। बाकी और कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे माजिद हुसैन, GC लियांग ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव योर टाइम, एटलस भी थोड़ा रेफर कर सकते हैं, ठीक। अब बसता है आपका मार्च का महीना। मार्च के महीने से पहले अब आप सोच रहे होंगे कि एस्से का क्या, एथिक्स का क्या और आंसर राइटिंग का क्या, ठीक है। देखो अब से जैसे जैसे आप सितंबर से जो जो टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उन्हीं के आंसर्स यानी मॉडल आंसर्स या उसी सब्जेक्ट के जो मॉडल आंसर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आप विजन की मेंस 365 फॉलो कर सकते हो, सिक्योर सिनॉप्सिस इनसाइट्स की फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मेंस की बुकलेट आती है इसमें सॉल्व आंसर्स होते हैं उनको लगा सकते हो वीकली बेसिस पे। 5-5 क्वेश्चन लगा सकते हो, देख सकते हो कैसे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और वैसे आप 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो वीकली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अभी आपको फोकस करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो दिस हैज टू बी द प्रायोरिटी। एस्से और एथिक्स की मैं बात करता हूँ, इनको आप संडे करिए, ठीक है। सितंबर से लेके फरवरी तक, ठीक है। सितंबर से लेके फरवरी तक आप संडे को एक एस्से लगाइए हर हफ्ते और थोड़ा उसके रिगार्डिंग जो कुछ नोट्स हो गए, कुछ की पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़िए। और जो एथिक्स है, एथिक्स में मोस्टली केस स्टडीज़ होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट दी वेरियस इमोशंस, कंसेप्ट्स, एप्टीट्यूड, वो सारा इंटीग्रिटी, वो सब चीज़ें। तो हफ्ते में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। लेक्सिकन बुक आती है, मोर देन सफिशिएंट है। एंड फॉर एस्से ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, प्रीवियस ईयर वाली बुक्स आती हैं जिसमें कि एस्से सॉल्व होते हैं UPSC वाले। एंड बाकी थोड़ा सा जब मैं इसमें भी मैं वीडियो बनाऊँगा बाय द टाइम थोड़ा आंसर राइटिंग और एस्से पे भी, तो उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है ये तो हो गया है, तो आंसर राइटिंग कैसे करना है, वीकली बेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, टाइम है लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, लिमिटेड तरीके से करिए एंड उसको ही मैक्सिमाइज करिए बार बार रिवीजन करके, ठीक है। मार्च का महीना जो आता है, मार्च के महीने में इट इज़ वेरी सिंपल। मार्च के महीने में आपने क्या करना है, रिवीजन करना है जो भी आपने पिछले 6 महीने पढ़ा है, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद तो प्रीलिम्स फोकस हम तैयारी करेंगे, मतलब आप करेंगे डिटेल में तैयारी। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको नेक्स्ट फेज़ जो है अप्रैल और मई, यहाँ के लिए जो भी आपके रिसोर्सेज हैं प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो गई, चाहे वो आपने जो भी अभी तक स्टडी मटेरियल जो भी पढ़ा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, व्हाटएवर इट इज़, वो सब इकट्ठा कर देने हैं। क्योंकि अगला फेज़ में आपको सिर्फ एक ही काम करना है एंड दैट इज़ प्रीलिम्स फोकस्ड। अप्रैल में है आपका प्रीलिम्स फोकस्ड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। अब प्रीलिम्स की तैयारी का मतलब ये है कि फैक्चुअल चीज़ों पे, रिवीजन पे, कंसेप्ट्स पे, वन लाइनर्स पे, डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, इन पे ज़्यादा फोकस करना है।
यहाँ पे बस आपके 3 काम होंगे। रिवीजन, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर रिवीजन करना है। पहली चीज़, लगभग हफ्ते में 2 मॉक्स मोर देन सफिशिएंट, बहुत है। 2 मॉक भी बहुत होते हैं, क्योंकि एक मॉक लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं लगाने के बाद, सॉल्व करने के बाद। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको मोर फोकस करना है। अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? हालांकि मई तक तो आपको मैं बता भी दूंगा, जो हमारी मेंटरशिप चल रहा है, अगले 5-6 महीने सब पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको गो थ्रू डिटेल में करोगे, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेगा। मैं कहता हूँ एक रजिस्टर बनाइए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते जाइए, ताकि एट द एंड आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, एंड दैट इज़ इट। इस हिसाब से आपकी तैयारी चलेगी। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। करंट अफेयर की रिगार्डिंग अगर मैं बताऊँ, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर है, 25-30 मिनट से अभी ज़्यादा मत दीजिए। जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं 10 मिनट उसमें लगेगा, 40 मिनट, 1 घंटा मंथली मैगजीन को थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसमें जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और आपका एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। 1-1.5 घंटा या 1.5-2 घंटा मोर देन सफिशिएंट है। और बाकी टाइम दीजिए अपने स्टैंडर्ड यानी कि स्टैटिक पोर्शन पे, और वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, और वीकली बेसिस पे रिवीजन भी करिए। ऑप्शनल को भी आप थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज में पढ़ सकते हैं। ये सब मैनेज करना होगा, ठीक है। और इसी के लिए मैं कहता हूँ इन 9 महीने में जिसको अगले साल एग्जाम देना है, टाइम देना पड़ेगा। 2-3 घंटे में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं मैनेज करने को, कवर करने को। पैनिक नहीं होना है, बस ये बोलूँगा सिस्टमेटिक वे में चलो, और कंसिस्टेंट रहो, और अपने ड्यूरेशन बढ़ाओ, एंड तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरे साथ तो कनेक्टेड हो ही 6 महीने, बाकी कहीं पे दिक्कत आती है तो बेशक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस टॉपिक। So thank you so much guys, and see you in next video.